हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स शिक्षा में आपका स्वागत है। हम पिछले कक्षा में क्लास में पढ़ रहे थे जीवन की मौलिक इकाई, ठीक है, सेल, ठीक है। तो उसी को हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। पिछली कक्षा में हमने देखा था क्या आपका क्या बोलते हैं, केंद्रक किसे बोलते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति आदि हमने पढ़ी थी, ठीक है। तो उसे हम क्या करेंगे, कंटिन्यू करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे, एसिटाबुलेरिया का प्रयोग, ठीक है। तो एसिटाबुलेरिया क्या है, आपका एक शैवाल है जो समुद्र में मिलता है, ठीक है। और वो जो क्या रहेगा, वो आपका एक कोशिकाएं रहता है, ठीक है, यानी कि यूनिसेलुलर रहता है। तो केंद्रक के गुणों का निर्धारण करता है इसका स्पर प्रमाण सर्वप्रथम जर्मन जीव वैज्ञानिक जैविकम हैमरलिंग ने 1934 में एक समुद्री शैवाल एसिटाबुलेरिया पर छाता टोपी आधार फुल टोपी प्रयोग कर बताया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो केंद्रक की गुणों का निर्धारण है ना, कि जो केंद्रक है, जैसे हमने उसको पढ़ा था कि जितने भी कार्य होते हैं सेल के अंदर, कोशिका के अंदर, उसका संचालन करना, उसका कार्य का निरंतर करना कौन करता है, आपका केंद्रक करता है। तो उसी का क्या बोलते हैं, गुणों का निर्धारण करने के लिए, स्पष्ट करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम किसने किया था, जर्मन के जीव वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जोकिम हैमरलिंग, 1934 में, है ना। उन्होंने क्या किया था, जैसे मैंने बताया, एक समुद्री शैवाल था जिसका नाम क्या था, एसिटाबुलेरिया, ठीक है। उसमें क्या रहते थे, दो टाइप के आपको देखने को मिल जाएंगे, उसमें प्रयोग किया, ठीक है। तो एक होता है आपका छाता टोपी वाला, ठीक है, दूसरा होता है फुल टोपी वाला, ठीक है। तो यहाँ पर उसके तीन आपके पार्ट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये जो आपको गोल कलर का दिखाई दे रहा है वो क्या है, आपका आधार है, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है वो आपका क्या रहेगा, डंठल रहेगा, और ये वाला क्या रहेगा, फुल रहेगा। तो उन्होंने क्या किया कि ये वाला का आधार लिया, ठीक है। फुल टोपी का क्या लिया उन्होंने, आधार ले लिया, ठीक है, यहाँ पर। और फिर ये जो छाता टोपी वाला है उसका डंठल ले लिया और दोनों को मिला दिया। तो फिर उसको मिलाने के बाद क्या हुआ, फूल खिला, ठीक है। जो फूल खिला था वो दोनों का क्या कर रहा था, कैरेक्टर को बता रहा था। आप देख सकते हैं कि वो छाता टोपी वाला भी फ्लावर था और आपका क्या बोलते हैं, फुल टोपी भी था, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया कि वो डंठल को काट दिया। जब उन्होंने डंठल को काटा, ठीक है, तो फिर से उससे क्या हुआ, आपका फिर से फूल होगा, लेकिन इस बार का जो फूल है वो कैसा है, आपका सिर्फ आपका फूल वाला था। तो उन्होंने बताया, अब इससे क्या हुआ, आप देख सकते हैं कि वो दोनों को लिया तो दोनों का वो दिखा, लेकिन फिर से काट दिया तो फिर वापस वो किसका दिखाई दिया, आपको डंठल को काट दिया तो उसका सिर्फ आधार था, तो आधार से वो क्या हुआ, फूल निकला। तो आधार हमने किसका लिया था, आपका फुल टोपी वाला लिया था। तो जो फूल होगा वो कैसा है, फूल है। तो उनको पता चला कि क्या बोलते हैं, आधार में क्या रहता है, कुछ चीज़ पाई जाती है, ऐसी पदार्थ पाई जाती है जो कि कारण रहता है फूल का बनने का, ठीक है। तो उनको उन्होंने क्या दे दिया, केंद्रक नाम दे दिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये प्रयोग समझ में आ गया होगा। आधार से निकला कोई पदार्थ टोपी का रूप तय करता है, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं कि आधार से कुछ ना कुछ पदार्थ निकलता होगा जो बताएगा कि टोपी वाला फूल निकलना है या तो फिर क्या बोलते हैं, फूल टाइप का फूल आपका निकलना है। हैमरलिंग यह देख ही चुके थे कि इस शैवाल का केंद्रक आधार में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उनको समझ आ गया था कि क्या बोलते हैं, जो केंद्रक है ना, जो न्यूक्लियस है वो किस में पाया जाता है, आधार में पाया जाता है। इसलिए वो क्या करता है, कौन सा क्या बोलते हैं, टोपी का रूप लेगा वो तय करता है। कई प्रयोगों के आधार पर जीव वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि केंद्रक में उस जीव की हर प्रकार की कोशिका बनने की जानकारी होती है। तो बहुत सारे क्या है, वैज्ञानिक आए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर लास्ट में उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि केंद्रक एक ऐसा है जिसमें जो भी पार्ट्स हैं, है ना, क्या बोलते हैं, कोशिका में जो भी बनने वाली जानकारी है वो कहाँ पर रहती है, आपकी केंद्रक में रहती है। और उसी से वो बताता है कि वह क्या बोलते हैं, जितने भी सेल्स में पार्ट्स होंगे उसके, वो कैसे कैसे बनेंगे। तो आई होप कि ये प्रयोग आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। केंद्रक की कोशिका का नियंत्रण क्यों, ठीक है, नियंत्रण कक्ष, ठीक है, ये क्या होगा, आपका कक्ष होगा। कक्ष क्यों कहा जाता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि केंद्रक में क्या रहते हैं, पूरे जो भी जानकारी रहती है वो केंद्रक में रहती है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, आपका नियंत्रण कक्ष बोला जाता है। अब हम पढ़ेंगे क्या, अंतः प्रद्रव्यी जालिका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है वो 2 लेयर्स का रहता है ना। उसमें झिल्ली युक्त नालिकाओं एवं थैलों का एक बहुत बड़ा जाल है। जो ये क्या है, आपका कोशिका अंग है वो क्या है, आपका झिल्ली युक्त है ना। उसमें क्या रहेगा, झिल्ली युक्त आपको नलिकाएं देखने को मिलेगी, मतलब ट्यूब्यूल्स रहेंगे, एवं थैला, है ना, बैग का एक बहुत बड़ा जाल है।
आपको कैसे दिखाई देगा, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार देखने को मिलेगा। यहाँ से बने कुछ प्रोटीन, ठीक है। तो आपको अगर एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम देखने को भी मिल रहा है तो वो दो टाइप के आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक होता है आपका खुरदुरा और दूसरा होता है क्या, आपका चिकना, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो खुरदुरा रहता है वो इसलिए रहता है क्योंकि उसमें राइबोसोम्स क्या रहते हैं, चिपके हुए रहते हैं। तो इसके राइबोसोम के चिपके होने की वजह से इसको क्या बोला जाता है, खुरदुरा अंतः प्रद्रव्यी जालिका बोला जाता है। और दूसरा क्या रहता है आपका, वो चिकना इसलिए रहता है क्योंकि उसमें कोई भी राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ दो प्रकार के होते हैं। तो पहला क्या रहेगा, आपका जो खुरदुरा रहता है वो क्या बनाता है, आपका प्रोटीन बनाता है। और दूसरा क्या रहता है, जो स्मूथ रहता है ना, जो क्या बोलते हैं चिकना रहता है, वो क्या बनाता है, आपका वसा बनाता है, ठीक है, संश्लेषण करते हैं, ठीक है। जो यहाँ से बने कुछ प्रोटीन और वसा से झिल्लियों का बनना, मरम्मत आदि कार्य होते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन रहा है, प्रोटीन बन रहा है, वसा बन रहा है। तो उसका क्या काम होता है, आपका झिल्लियों का बनना, ठीक है, मेम्ब्रेन का बनना। अगर वो उसमें कुछ कट हो गया होगा तो उसका मरम्मत करना, ये सारे कार्य के लिए आपका प्रोटीन और वसा उपयोग होता है, ठीक है। और ये कहाँ पर जाता है, आपका गोल्गी बॉडी में जाएगा, ठीक है। इस कोशिका अंग के माध्यम से किसी पदार्थ को केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक पहुंचाया जा सकता है, ठीक है। और इस कोशिका अंग मतलब कि क्या है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के माध्यम से आप किसी भी पदार्थ को केंद्रक झिल्ली के कोशिका मतलब कि क्या रहता है आपका, आपने देखा है ना, एक बार रिकॉल कर लेते हैं फिर से। ये क्या रहता है आपका, सेल मेम्ब्रेन है। ये क्या है आपका, क्या केंद्रक का क्या है, झिल्ली है। इसको हम क्या बोलते हैं, केंद्रक झिल्ली, ठीक है। और इसकी कोशिका केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक पहुंचाया जा सकता है, किसके माध्यम से, आपका इसके माध्यम से, है ना, अंतः द्रव्यी जालिका के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, केंद्रक झिल्ली के पदार्थ को क्या कर सकते हैं, कोशिका झिल्ली तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। सॉरी, ये क्वेश्चन है, किस कोशिका अंग के माध्यम से किसी पदार्थ को केंद्रक झिल्ली से कोशिका झिल्ली तक पहुंचाया जा सकता है। तो यहाँ पर क्या रहता है, केंद्रक में जैसे हमने पहले ही पढ़ा था, उसमें कुछ पोर्स पाए जाते हैं, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका न्यूक्लियर पोर। तो इस पोर से क्या कर सकते हैं आप, यहाँ का जो भी आपका पदार्थ है वो अंदर आपका जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका न्यूक्लियर पोर होगा इसका आंसर। तो आई होप कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम समझ में आ गया होगा। इसमें कुछ ज़्यादा जानने का नहीं है। ये क्या रहता है, थैलीनुमा रहता है, आपका नलिका रहता है। वो दो टाइप के आपको मिलेंगे, एक खुरदुरा रहेगा और दूसरा क्या रहेगा, चिकना रहेगा। खुरदुरा वाला में राइबोसोम्स प्रेजेंट रहता है, इसलिए वो खुरदुरा है और जो प्रोटीन संश्लेषण करता है। जबकि जो चिकना वाला रहता है वो क्या रहता है, उसमें राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है और वो क्या करता है, वसा का संश्लेषण करता है। और इसका कार्य क्या होता है, जो झिल्ली फट जाती है उसको मरम्मत करना, है ना, झिल्लियों को बनाना, ये सारे कार्य किसके होते हैं, आपके एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के होते हैं। क्लियर इतना? चलिए आगे देखते हैं। फिर है आपका गोल्गी काय, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, गोल्गी बॉडी भी बोलते हैं। तो गोल्गी काय का वर्णन 1898 में कैमिलो गोल्गी ने किया था, ठीक है। कब किया था, 1898 में गोल्गी काय का किया था, जिनका नाम था कैमिलो गोल्गी, और उन्हीं के नाम पे इसका नाम रखा गया था, ठीक है। यह कई सारी झिल्लियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। और जो गोल्गी बॉडी है वो बहुत सारे क्या रहते हैं, झिल्लियों से मिलके बना होता है, थैलीनुमा भी होता है। गोल्गी काय का कार्य पदार्थों के आगमन से पहले पैकेजिंग करना है, ठीक है। तो गोल्गी काय का काम क्या रहता है, वो राइबोसोम से किस में आते हैं, आपका गोल्गी काय में आते हैं, ठीक है। राइबोसोम जो क्या कर रहा है, प्रोटीन बना रहा है, वो प्रोटीन कहाँ पर आते हैं, आपके गोल्गी काय में आते हैं। और गोल्गी काय करता क्या है, आपका जो भी आपका पैकेजिंग जो प्रोटीन आता है उसको पैकेज, है ना, उसको क्या बोलते हैं, पैकेज बनाने में काम आता है। यहाँ प्रोटीन के साथ साथ कुछ अन्य जो पदार्थ होते हैं वो भी कहाँ पर आते हैं, आपके गोल्गी काय में आते हैं। प्रोटीन तथा अन्य पदार्थ थैलीनुमा संरचनाओं से अन्य अंगों तक पहुंचाए जाते हैं, ठीक है। जो प्रोटीन है या फिर कुछ अन्य पदार्थ हैं वो थैलीनुमा संरचनाओं से, और जब पैकेज हो जाएगा तो फिर वो क्या होगा, अलग अलग अंगों में उसको पहुंचाया जाता है। कोशिका में गोल्गी काय की संख्या अलग अलग होती है, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है कि कोशिका है, अब अलग अलग सेल है ना, उसमें क्या रहता है, गोल्गी काय भी की जो संख्या है, किसी में 1, किसी में 2, किसी में 3, इस तरह से क्या रहता है, अलग अलग होता है। पदार्थों को
चावित करने वाली कोशिकाओं में इनकी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर क्या बोलते हैं चावित करने वाली जो कोशिकाएं रहती हैं उनमें इनकी संख्या क्या हो जाती है, ज़्यादा रहती है। आई होप कि आपको गोल्गी बॉडी समझ में आ गया होगा। ठीक है, वो क्या रहेगा आपका थैलीनुमा रहता है। ये भी उसका मेन काम क्या रहता है कि वो क्या करेगा, जो भी प्रोटीन आता है और क्या बोलते हैं अन्य पदार्थ आते हैं उसको पैकेजिंग करता है। और ये क्या रहेगा, अलग अलग कोशिका में अलग अलग रहता है। और जो जहाँ पर क्या रहता है चावित करने वाली कोशिकाएं रहती है उसमें इसकी संख्या ज़्यादा होती है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं लाइजोसोम। ठीक है, लाइजोसोम जिसको बोला जाता है ये है सोसाइटल बैग ऑफ द सेल। अब इसको ऐसा क्यों बोला जाता है देखते हैं। कोशिकाओं में कुछ ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पूरी कोशिकाओं के लगभग सारे पदार्थों को नष्ट करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि सेल के अंदर कुछ ऐसे पदार्थ भी पाए जाते हैं जो पूरे सेल को क्या कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं। तो फिर एक क्वेश्चन उठता है कि जब वो नष्ट करने वाले पदार्थ सेल में रहते हैं तो एक्चुअली में नष्ट क्यों नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका पता कब चला, जब हमको क्या मिला, जब लाइसोसोम की खोज हुई। ठीक है, तो यही पदार्थ है जो क्या करता है, सेल को नष्ट कर सकता है। तो वो करता क्यों नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जब तक कि वो सक्रिय नहीं हो जाता, जब तक कि वो उसमें जो बाहर से कोई अलग सा क्या बोलते हैं चीज़ ना आ जाए, अलग से पदार्थ, बाहर से पदार्थ जब कोशिका के अंदर आता है, ठीक है, फॉरेन पार्ट्स जब क्या होते हैं आपके सेल के अंदर आते हैं तब वो सक्रिय होता है और फिर उसे नष्ट कर देता है। और जब तक कि बाहर नहीं आते तो वो क्या होते हैं, वो पदार्थ क्या रहता है, सेल के अदर पार्ट से संपर्क में नहीं आया रहता है, जिसके वजह से वो क्या होता है, नष्ट नहीं करता है। ठीक है, कभी कभी विशिष्ट परिस्थितियों में लाइसोसोम फट जाते हैं। ठीक है, कभी कभी कुछ ऐसा भी होता है कि लाइसोसोम ही क्या हो जाते हैं, फट जाते हैं और उनमें भरे एंजाइम, ठीक है, तो और लाइसोसोम में क्या रहता है, बहुत सारे एंजाइम भरे रहते हैं, पूरी कोशिकाओं को पचा डालते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, लाइसोसोम में ही वो क्या रहते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, वो फट गया तो वो सारे क्या होते हैं, सबको खा डालते हैं। इसलिए लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या आत्मघाती झोला भी कहते हैं। और इसी वजह से क्या होता है, इसे लाइसोसोम या तो फिर आत्मघाती झोला भी कहते हैं, क्योंकि वो फट रहा है और सारे सेल्स को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक, तो इसमें जानने की बात यह है कि कुछ ऐसे एंजाइम होते हैं जो हमें बचाने के लिए क्या करते हैं, जो फॉरेन पार्ट्स आते हैं ना, जो फॉरेन ऑब्जेक्ट आते हैं उससे बचाने के लिए हमारे पास एंजाइम रहता है। वो एंजाइम कहाँ पर जाया जाता है, लाइसोसोम में पाया जाता है। जब फॉरेन पार्ट्स आते हैं तो उसे वो नष्ट कर देता है और हमें बचा देता है। और वो क्या रहता है, संपर्क में नहीं रहता, जब तक कि फॉरेन पार्टिकल्स नहीं आते हैं ना, कोशिका के संपर्क में नहीं आते, तब तक कि वो एक दूसरे से दूर रहते हैं, जिसकी वजह से जो सेल के पार्ट्स रहते हैं वो बचे रहते हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसे भी होता है कि वो फट जाते हैं, फटने की वजह से वो पूरा सेल को क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। इसलिए उसको क्या बोला जाता है, लाइसोसोम को सुसाइडल बैग या फिर आत्मघाती झोला भी बोला जाता है। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोई कोशिका पूर्ण रूप से रोगग्रस्त हो गई हो तो लाइसोसोम की क्या भूमिका होगी। ठीक है, तो यहाँ पर सब देख सकते हैं कि इसमें क्या हो गया, रोग आ गया है। रोग क्या हो जाएगा, फिर एक से दूसरे कोशिका में जाएगा और उसे भी क्या करेगा, खराब करेगा। तो लाइसोसोम करता क्या है, वो एंजाइम को छोड़ेगा और फिर वो रोगग्रस्त जो कोशिका है उसको वो नष्ट कर देगा। तो उसकी भूमिका यही होती है कि रोगग्रस्त कोशिका को वो नष्ट कर दे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। रिक्तियाँ है ना, अब हम पढ़ेंगे क्या, वैक्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, जैसे कि आप याद कीजिए कि हमने पिक्चर्स देखा था, है ना, तो पिक्चर्स में सबसे बड़ा आपको कौन सा दिखाई दे रहा था अंग, चित्र क्रमांक 5A में पादप कोशिका का कौन सा अंग बहुत बड़ा सा दिख रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चलिए देखते हैं कि कौन सा अंग आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं ये वाला है ना, ये देखते हैं कि आपको दिखाई देगा कि ये है ना, यही क्या है आपका रिक्तिका है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैक्यूल्स बोलते हैं। वो सबसे बड़ा है, जबकि एनिमल में वो क्या रहता है, छोटा रहता है। ठीक है, कोशिका द्रव्य में तरल पदार्थ से भरी कुछ गोलाकार थैलीनुमा रचनाएं पाई जाती हैं। जब हम क्या करते हैं, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में देखते हैं तो कुछ तरल पदार्थ पाए जाते हैं, है ना, जो कि क्या रहते हैं, गोलाकार के रहते हैं और थैलीनुमा रहते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं, रिक्तिकाएं बोलते हैं, जिन्हें रिक्तिकाएं कहते हैं। जंतु कोशिकाओं में ये रचनाएं छोटी छोटी होती हैं।
रिक्तिकाओं में कुछ पदार्थ का संग्रहण होता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये आपको जो पादप का जो कोशिका है उसमें बड़ा बड़ा दिखाई देगा, जबकि जंतु का जो कोशिका रहेगा उसमें छोटा छोटा दिखाई देगा। और ये क्या करते हैं, कुछ पदार्थ को क्या करते हैं, संग्रहण, है ना, स्टोर करने का काम करते हैं। आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया। इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, वो थैली में है, गोलाकार का रहता है, प्लांट में ज़्यादा रहेगा, एनिमल सेल में कम रहेगा। ठीक है, कुछ क्या रहते हैं, पदार्थों का वो संग्रहण करके रखता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका अंतःझिल्ली तंत्र की कार्यप्रणाली, मतलब कि फंक्शन ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। जितने भी हमने अभी पढ़े हुए हैं, है ना, उसका क्या क्या एक दूसरे से क्या बोलते हैं रिलेशन है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो एक उदाहरण की सहायता से इस तंत्र की कार्यप्रणाली को समझने का प्रयास करते हैं। तो हम एक उदाहरण देखेंगे। ठीक है, तो कैसा होता है कि आपका क्या होता है, जब प्रोटीन सिंथेसिस होता है ना, जब क्या रहेगा, प्रोटीन संश्लेषण होता है, वो किस में होता है, आपका राइबोसोम में होता है ना। राइबोसोम में क्या होता है, आपका प्रोटीन ठीक है, तो राइबोसोम क्या होता है, जब वो बनाता रहता है तो वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम यानी कि अंतः द्रव्यी से क्या करता है, अटैच्ड हो जाता है। ठीक है, मतलब कि वो उसमें प्रेजेंट रहता है बट उससे क्या हो जाता है और अच्छे से जुड़ जाता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से वो क्या करेगा, जो ये है वो जो राइबोसोम है वो अच्छे से जुड़ जाता है। ठीक है, और जुड़ने के बाद प्रोटीन वो क्या करता है, आपका गोल्गी बॉडी को, है ना, किसको दे देता है, आपका गोल्गी बॉडी को दे देता है। और वही प्रोटीन किस में जाता है, आपका गोल्गी बॉडी में। यहाँ पर बहुत सारे छोटे छोटे क्या रहते हैं, प्रोटीन जब जाए रहते हैं, उसको गोल्गी बॉडी क्या करता है, पैकेजिंग करता है। ठीक है, क्या करेगा, पैकेज में करता है, थैलेनोमा में उसको पैक करेगा। ठीक है, फिर वो क्या करेगा, अलग अलग में भेज देता है। ठीक है, अलग अलग जो क्या बोलते हैं सेल पार्ट्स रहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, वैक्यूल्स हो गया, जहाँ भी उसको करना रहता है वो भेज देते हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा कार्य कर सके। तो आप देख सकते हैं कि राइबोसोम से लेके आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम से लेके आपकी गोल्गी बॉडी से ले वे एक दूसरे से कैसे आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे क्या रहते हैं, फंक्शन करते हैं। ठीक है, अंतः झिल्लियाँ। उपर्युक्त उदाहरण से हम यह समझ सकते हैं कि कोशिका में संपन्न होने वाले एक कार्य के लिए विभिन्न कोशिका अंगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कुछ भी कार्य हो रहा है तो उसमें अलग अलग जो रहते हैं कोशिका अंग है उसकी भी क्या होती है, भूमिका रहती है। अगर राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करेगा ही नहीं तो फिर वो गोल्गी बॉडी तक कहाँ से पहुँचेगा, और गोल्गी बॉडी क्या फिर पैकेज नहीं बनाएगा और दूसरे जगह उसको भेजेगा नहीं, है ना। तो यहाँ पर इसलिए बोला गया है कि सभी का अलग अलग भूमिका होता है और आपस में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। तो आई होप कि आपको ये सिस्टम भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आइए कुछ और कोशिका अंगों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, चलिए और भी हम देखते हैं। तो इसमें हम क्या देखेंगे, अतः सहजीविता से बने अंग, मतलब पार्ट्स फॉर्म बाय द एंडोसिम्बियोसिस। जैसे कि हमने पहले भी देखा था, 2 पार्ट में पढ़ रहे थे, है ना। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, जिसमें उसमें जितने भी हमने पढ़े थे वो सब क्या था, आपका डबल लेयर थे, यानी कि 2 झिल्लियाँ आपको देखने को उसमें मिल जाती। अब हम क्या पढ़ेंगे, ऐसे अंग कब पढ़ेंगे, ऐसे आपका साथ क्या बोलते हैं अध्ययन करेंगे पार्ट्स का, जो क्या रहते हैं, कोई बाहर से पदार्थ आ जाता है और उसी में रहता है और सहजीविता दिखाता है, वैसे पदार्थ का हम पदार्थ बोल रहे हैं। अंग का देखिए, सेल पार्ट्स देखेंगे। समय के साथ ये कोशिका के कार्यों के अभिन्न हिस्से बन गए। माइटोकॉन्ड्रिया एवं क्लोरोप्लास्ट ऐसे ही कोशिका अंग है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, आपका मान के चलिए कोई सा भी आपका गेस्ट आया है ना, जो मेज़बान है वो क्या कर रहा है, आपका यहाँ पर, ठीक है, मान के चलिए क्या बोलते हैं, कोई सा भी मेज़बान है ना, मेज़बान को क्या बोलते हैं, होस्ट आता है। तो ये होस्ट क्या रहता है आपका, अच्छे से उसको माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा मिल जाती है और क्लोरोप्लास्ट क्या करता है, पोषण संश्लेषण करने का कार्य करता है, जिसके वजह से वो आराम से वहाँ से सुरक्षित है। तो वो सहजीविता दिखाता है और यहीं पर रह जाता है ना। क्योंकि कई वैज्ञानिकों ने देखा था कि क्या बोलते हैं, केंद्र रहते हैं, केंद्र में बहुत सारे क्या रहेंगे आपके सेल पार्ट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें उसमें उपस्थित रहती है। ठीक है, जिसमें द्रव्य भी पाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपका क्या बोलते हैं, किस में आएगा, आपका अंतः सजीविता में आएगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। तो इसी से हम क्या करेंगे और इसको कंटिन्यू करते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे क्या, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है,
तो ये क्या बोलते हैं, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल क्यों बोला जाता है, क्योंकि जितनी भी आपकी ऊर्जा रहती है वो कौन आपको देता है, माइटोकॉन्ड्रिया देते हैं। तो अब हम देखेंगे जो माइटोकॉन्ड्रिया रहता है वो आपका क्या बोलते हैं, एनिमल सेल में या तो फिर आपका प्लांट सेल में, दोनों अलग अलग होता है, ठीक है। किसी में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, ठीक है। अलग अलग आकृति के भी आपको देखने को मिलेंगे। कोई सा क्या रहेगा, रोड शेप रहेगा, कोई सा आपको कैसा मिलेगा, आपको थैलानुमा मिलेगा। तो इसका जो आकार भी है वो अलग अलग रहता है, अलग अलग सेल में अलग अलग संख्या में भी रहता है। अगर आप देखेंगे इसका साइज़ को, है ना, तो केंद्रक से वो 6 से 10 गुना क्या रहता है, छोटा रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया होगा। एक स्तनधारी के लीवर यकृत की एक कोशिका का उदाहरण ले और उसमें उपस्थित सारे माइटोकॉन्ड्रिया को मिला दे तो वह उस कोशिका का 15 से 20% भाग घेर लेगा, ठीक है। भले ही ये क्या रहते हैं, आपके मोस्टली छोटे छोटे रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा संख्या में रहते हैं। संख्या में क्यों रहेंगे, क्योंकि यही तो आपको क्या करते हैं, ऊर्जा प्रोवाइड कर रहे हैं। जितने भी सेल में काम हो रहे हैं, जैसे चाहे वो वैक्यूल का काम हो, प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो, जो भी है, उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया से। तो वहाँ पर क्या रहेंगे, वो छोटे ज़रूर रहेंगे, लेकिन बहुत क्या बोलते हैं, मात्रा में रहते हैं, नंबर्स में रहते हैं, संख्या में रहेंगे, ठीक है। तो अगर हम स्तनधारी के लीवर की बात करते हैं, तो अगर एक कोशिका ही का ही उदाहरण लेंगे तो उसमें उपस्थित सारे माइटोकॉन्ड्रिया को मिला देंगे, ठीक है। जितने भी माइटोकॉन्ड्रिया उसको मिला देंगे तो उस कोशिका का कम से कम 15 से 20% भाग घेर लेगा, ठीक है। एक कोशिका में कितना, 15 से 20% कौन रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका प्रेजेंट रहता है। कोशिका की श्वसन क्रिया में माइटोकॉन्ड्रिया की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो कोशिका का जो श्वसन रहता है ना, मतलब कि रेस्पिरेशन रहता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कोशिका की जैविक क्रियाओं का ऊर्जा स्रोत बने रहते हैं, है ना। जितने भी आपकी कोशिका के जैविक क्रियाएं हैं, जैसे कि आपका क्या हो गया, प्रजनन भी हो गया, उत्सर्जन हो गया, ये सारे क्रियाएं के लिए ऊर्जा कौन देता है, आपका माइटोकॉन्ड्रिया। तो वही क्या है, ऊर्जा स्रोत है ना, सोर्स बना रहता है। आनुवांशिक पदार्थों के होने से माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होता है और आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचते हैं, ठीक है। और क्या रहता है, जो आनुवांशिक पदार्थ के होने से माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, विभाजित हो जाता है, और वो क्या रहता है, वही आनुवांशिक गुण क्या रहता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक पहुंचते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो देखते हैं क्या आप जानते हैं। तो यहाँ पर क्या आपको रिलेशन बताएगा, एंडोप्लाज्म यानी कि अंतःद्रव्यी जालिका और माइटोकॉन्ड्रिया के बीच, ठीक है। तो ये क्या रहते हैं, आपका एक डायनामिक रिलेशन बताते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो नलिका रहती है राइबोसोम की, वो क्या करती है, ऐसे इसको लपेट लेती है और फिर धीरे से क्या करती है, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करती है, 2 भाग में डिवाइड कर देती है, ठीक है। अब देख सकते हैं कि एक माइटोकॉन्ड्रिया को कैसे क्या बोलते हैं, आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम ट्यूब्यूल्स क्या करता है, तोड़ दे रहा है और 2 ठोक अलग अलग क्या कर दे रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका बना दे रहा है, ठीक है। तो यही क्या है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और आपका क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के बाद क्या है, डायनामिक रिलेशन शो कर रहा है, ठीक है। दोनों के बीच क्या कर रहा है, संबंध स्थापित कर रहा है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। किसी भी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का ज़्यादा संख्या में होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जितने भी कार्य हैं एक्चुअली में क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, आपका ऊर्जा स्रोत है ना, इसलिए वो क्या है, उसको ज़्यादा मात्रा में हमें ज़रूरत होती है, ठीक। तो हम अब क्या देखेंगे, लवक देखेंगे, प्लास्टिड देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका पिगमेंट है ना, और ये मोस्टली आपको किस में मिलेंगे, सिर्फ पादप की कोशिका में मिलेंगे, आपको जंतु कोशिका में देखने को नहीं मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं, वर्णक की उपस्थितियों के आधार पर लवक 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। लवक प्लास्टिड है ना, और क्या बोलते हैं, वर्णक मतलब होता है पिगमेंट। तो अगर हम क्या बोलते हैं, पिगमेंट अगर देखें जिसके वजह से क्या होता है, कलर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लवक को 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि आपका खून है, खून लाल कलर का क्यों है, क्योंकि उसमें वर्णक पाया जाता है, और वर्णक क्या रहता है, आपका हीमोग्लोबिन रहता है, और हीमोग्लोबिन की वजह से क्या रहता है, आपका जो लाल रंग खून का लाल रंग रहता है। तो उसी है ना, क्या बोलते हैं, पिगमेंट के आधार पे, वर्णक के आधार पे लवक को 2 प्रकार में बांटा है। तो पहला क्या है, आपका रंगहीन लवक, जिससे नाम से ही पता चल रहा है कि कोई सा भी रंग नहीं रहेगा, है ना, इसमें वर्णक नहीं पाया जाता, कुछ पिगमेंट ही नहीं रहते हैं। यह स्टार्च के रूप में भोजन संचित करता है, और ये क्या रहेगा, कोई सा कलर नहीं देगा, पर वो क्या संचित करता है, स्टार्च को संचित करता है। मक्के का बीज, आलू, मूली आदि में
करके देख सकते हैं। तो आपको रंगहीन लवक किसमें देखने को मिलेगा आपको मक्के का बीज, मूली, आलू इसमें आपको देखने को मिल जाएंगे। फिर आता है रंगीन लवक, जिससे आपको पता चल गया होगा रंगीन मतलब कलरफुल, यानी कि ये क्या करेगा, रंग देगा। तो इसमें वर्णक पाए जाते हैं, है ना, क्या रहेगा इसमें, वर्णक पिगमेंट पाए जाएंगे। ये कई रंगों के होते हैं, ये बहुत सारे रंग के होते हैं, ठीक है। येलो कलर का रहता है, रेड कलर का रहता है, ग्रीन कलर का रहता है। बीज, पुष्प एवं फलों के रंग इनकी उपस्थिति से दिखाई देते हैं, है ना। तो ये क्या रहते हैं आपके, कब दिखाई देंगे, जब इसमें क्या रहता है, रंगीन लवक में क्या रहते हैं आपके वर्णक पाए जाते हैं, जिसके वजह से सारे क्या रहते हैं, रंगीन दिखाई देते हैं। हरे रंग के लवक क्लोरोप्लास्ट कहलाते हैं, ठीक है। जो आपका ग्रीन कलर रहता है वो बेसिकली क्या कहलाता है, आपका क्लोरोप्लास्ट कहलाता है। ये डिस्क-नुमा अंडाकार लेंस से आकार के सीढ़ीनुमा, सितारेनुमा, कुंडलाकार, जलनुमा इत्यादि आकार के होते हैं। तो ठीक है, डिस्क-नुमा है ना, डिस्क के टाइप का हो सकता है, अंडा के आकार का हो सकता है, लेंस के आकार के हो सकता है ना। सीढ़ी मतलब कि अलग अलग आकृति के आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको लवक भी समझ में आ गया होगा, है ना। इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, सिर्फ छोटी सी बात है। दो प्रकार के होते हैं, रंगहीन मतलब कि उसमें कोई वर्णक नहीं पाया जाएगा, रंगीन मतलब कि उसमें क्या बोलते हैं, वर्णक पाया जाएगा। तो आई होप कि आपको ये क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। क्या आप जानते हैं, ठीक, तो ये क्या है आपका क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरोप्लास्ट में आपको दो झिल्लियाँ दिखाई देखने को मिल जाएंगी, है ना, दोहरी झिल्ली। तो ये क्या है आपका दोहरी झिल्ली है, आपको दो ठोक झिल्ली देखने को मिल जाएगी। एक और झिल्ली रहता है, ठीक है, जो एक और झिल्ली है वो क्या करता है आपका थैलाकॉइड बनाने में काम करता है। जो एक और झिल्ली है ना, वो क्या करता है, थैलाकॉइड बनाने में काम करता है। ये जो आप दिख रहा है ये वो क्या है आपका थैलाकॉइड है, वही बनाने का काम करेगा। अगर उसको आप क्या कर रहे हैं, ये है ना, उसको इकट्ठा कर रहे हैं और एक के ऊपर एक रख रहे हैं, तो ये सब क्या कहलाएगा आपका, ग्रेना कहलाएगा, ठीक है। पूरा एक ठोक अगर आप लेंगे तो वो आपका थैलाकॉइड कहलाएगा। अगर पूरा उसको क्या करेंगे, एक के ऊपर एक लगा देंगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका ग्रेना कहलाएगा। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या पाया जाता है, द्रव्य पाया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको क्लोरोप्लास्ट थोड़ा सा समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये जो क्लोरोप्लास्ट रहता है वो माइटोकॉन्ड्रिया का जस्ट दुगुना रहता है। आई होप कि आपको ये क्लियर है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर भी कहते हैं, सोचिए क्यों, ठीक है। आपको सोचना है कि आखिर क्लोरोप्लास्ट को कोशिका का रसोई घर क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो एक वर्णक है ना, उसमें क्लोरोफिल आपने सुना होगा। तो क्लोरोफिल क्या है आपका, ग्रीन पिगमेंट है। तो उसमें होता क्या है, जो भी आपका सूर्य ऊर्जा है उसको आप चेंज करते हैं, है ना, और क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। तो आपको खाना कौन बना रहा है, क्लोरोप्लास्ट में बन रहा है, इसलिए उसको क्या बोला जाता है, रसोई घर बोला जाता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अगर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता तो कोशिका की कार्य प्रणाली में क्या अंतर पड़ता, ठीक है। कुछ कार्य होता ही नहीं, क्योंकि कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा स्रोत क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अंतः सहजीविता के अंतर्गत कोशिका में प्रवेश करने वाले जीवों के विशिष्ट गुण क्या थे, ठीक है। जब वो वहाँ पर गए थे तो क्या हो गए थे, अपने आप को अच्छे से अडॉप्ट कर लिए गए थे। माइटोकॉन्ड्रिया से उससे ऊर्जा मिल जाता था, और आपका क्या बोलते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोफिल है, उससे वो क्या मिल जाता था, उनको क्या बोलते हैं, पोषण मिल जाता था, जिसके वजह से वो वहाँ पर रुक गए थे, ठीक है। और साथ में क्या करते, जितने भी सेल पार्ट थे उनके साथ सहजीविता वो दिखाते थे। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। उन्होंने अच्छे से क्या किया है, विशिष्ट गुण बेसिकली सहजीविता उनके साथ दिखाई थी। प्रोकार्योटिक कोशिकाओं की विशेषताओं का भी अध्ययन करते हैं, है ना। तो जितने भी हमने पढ़े हैं वो बेसिकली क्या थे, यूकार्योटिक थे। यूकार्योटिक मतलब क्या है आपका, जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, केंद्रक झिल्ली हमको देखने को मिल जाता है, और प्लस क्या मोस्टली वो बहु कोशिकाएं रहते हैं। तो हम अब किसकी बात करेंगे, प्रोकार्योटिक, जिसमें हमको केंद्रक झिल्ली नहीं देखने को मिलती है, उसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए प्रोकार्योटिक की विशेषता कोशिकाओं के बारे में पढ़ते हैं। इनसे संबंधित कार्य कोशिका द्रव्य में ही संपन्न होते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर हम प्रोकार्योटिक देखते हैं तो ये क्या रहेगा, इसमें दोनों पाए जाते हैं। सबसे पहले तो इसमें आपको केंद्रक भित्ति
कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों देखने को मिल जाएगी, ठीक है। और उनके अंदर क्या रहता है, द्रव्य रहता है। तो जितने भी संबंधित कार्य रहते हैं वो कोशिका के द्रव्य में ही संपन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ क्या रहते हैं, जो उसका क्या कोशिका झिल्ली रहती है उसके संदर्भ में भी कुछ कार्य होते हैं, ठीक है। कुछ कोशिका झिल्ली भी कार्य करने में मदद करती है। प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में आनुवांशिक पदार्थ अक्सर वृत्ताकार रचना के रूप में होता है, ठीक है। अगर हम प्रोकार्योटिक कोशिका की बात करते हैं तो उसका जो आनुवांशिक पदार्थ रहता है ना, हेरिडेटरी पदार्थ रहता है, वो वृत्ताकार में रहता है, ठीक है। बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया दोनों प्रोकार्योटिक कोशिकाएं हैं। अगर हम उदाहरण देखेंगे तो क्या रहेगा, आपका बैक्टीरिया आ जाएगा, साइनोबैक्टीरिया आ जाएगा, ये दोनों क्या है, आपके प्रोकार्योटिक कहलाते हैं, ठीक है। और ये अपना क्या रहते हैं, इस अपना खाना खुद बना सकते हैं, क्योंकि ये बेसिकली क्या रहते हैं, एक कोशिकाएं रहते हैं, है ना, मोस्टली। तो ये सारे खाना अपना खुद बना सकते हैं। क्लोरोफिल इसमें पाया जाता है, तो वो अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, आपका बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये भी क्या है, आपका बैक्टीरिया है। ये साइनोबैक्टीरिया है और आपका ये क्या है, खाली बैक्टीरिया, ठीक है। ये क्या है आपका, ये क्या है आपका बैक्टीरिया है, और ये क्या है आपका साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएंगे। और आप वृत्ताकार में देख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, अनुशांशिक पदार्थ इस टाइप का रहता है। और इसमें क्या रहते हैं, आपको छोटे छोटे राइबोसोम भी देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। इसमें आपको राइबोसोम भी देखने को मिल जाएंगे। और उसका जो अनुशांशिक है वो क्या है, अनुवांशिक वो क्या रहता है, आपका वृत्ताकार में रहता है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। और देखिए ये ग्रीन कलर का है, ग्रीन कलर का है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल है, तो मतलब कि अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको प्रोकार्योटिक भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। इससे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो प्रोकार्योटिक में क्या पाया जाता है, आपका क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। जो वो क्या रहेंगे, जो सिर्फ खाना बना सकते हैं उसमें ही वो पाए जाते हैं। हर प्रोकार्योटिक में क्या बोलते हैं, आपका क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अध्याय 1 से सहायता लेकर प्रोकार्योटिक कोशिकाओं की अन्य प्रमुख विशेषताओं को लिखे, है ना। हमने अब पढ़ा हुआ था वर्गीकरण, हम जब पढ़ रहे थे तो हमने देखा हुआ था प्रोकार्योटिक के बारे में, तो उसी को पढ़ना है और आपको कुछ प्रमुख उसकी विशेषताएं बतानी है। तो पहला हम इसमें से 2 ही देखते हैं। सबसे पहले तो वो क्या रहता है, यूनिसेलुलर, मतलब कि एक कोशिका रहती है उनके अंदर, ठीक है। और दूसरा क्या रहता है, न्यूक्लियर, आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो क्या रहता है, आपका एब्सेंट रहता है, ठीक है। उसमें आपको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन केंद्रक झिल्ली नहीं देखने को मिलेगी, और वो क्या रहते हैं, एक कोशिका के बने रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में कोई 2 अंतर लिखे। तो आपको क्या करना है, यूकार्योटिक और प्रोकार्योटिक में 2 अंतर लिखना है। तो आप ये सेम चीज़ें लिख सकते हैं कि क्या बोलते हैं, जो प्रोकार्योटिक रहता है वो यूनिसेलुलर रहता है, यूकार्योटिक रहता है वो क्या रहता है, आपका यूनिसेलुलर भी रह सकते हैं, मल्टीसेलुलर भी रह सकते हैं। जबकि आपका क्या रहेगा, प्रोकार्योटिक क्या रहता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है या तो फिर वेल डेवलप नहीं हुआ रहता है। जबकि जो यूकार्योटिक रहता है उसमें वो क्या रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अच्छे से डेवलप रहता है, यानी कि प्रेजेंट रहता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन और आंसर दोनों समझ में आ गए होंगे। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कोशिका सिद्धांत, है ना, सेल थ्योरी। उसके बारे में पढ़ते हैं कि सेल आखिर है क्या, उसका क्या सिद्धांत है। तो पहले ऐसा माना जाता था कि जो जीव है वो क्या है, स्वतः ही उपस्थित हो गए हैं, है ना, जैसे कि हवा से, पानी से, मिट्टी से। फिर कुछ वैज्ञानिकों ने उसका खंडन किया कि ऐसा नहीं है, जीव पानी वानी से नहीं उगे हैं। तो फिर आप उस पर क्वेश्चन आया कि आखिर ऐसा कौन सा इकाई है जिससे क्या होता है, पूरा शरीर बनता है, कहाँ से जीव प्रस्तुत हुए हैं, ठीक है। तो उसको ये सब ढूंढने में कम से कम 200 साल लग गए। तो 200 साल के बाद क्या हुआ, कुछ वैज्ञानिक जैसे मैथियास जैकब्स सलीडेन और थियोडर स्वान तथा रोडोल्फ विर्चाउ की बात उल्लेखनीय है, ठीक है। तो 200 साल के बाद कुछ वैज्ञानिक थे यहाँ पर, ठीक है। उनका जो उन्होंने सिद्धांत दिया था वो क्या थे, जो बातें रखी हुई थी वो क्या थी, उल्लेखनीय थी, ठीक है, बताने लायक थी। रूडोल्फ विर्चाउ ने लगभग 1855 के आसपास देखा कि कोशिकाएं विभाजित होती हैं, ठीक है। कौन थे, रूडोल्फ विर्चाउ, है ना। 1855 में उन्होंने देखा कि जो कोशिका होती है वो क्या होती है, बेसिकली आपका विभाजित होती है और नई कोशिकाएं बनती हैं, और उसी से क्या होता है, न्यू कोशिका होती है, ठीक है। जैसे कि आप पढ़े होंगे, सेल डिवीज़न पढ़े होंगे, तो उसी की बात यहाँ पर कही गई है, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं।
तो तीनों ने मिलके, है ना, तीन आपके साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिला के एक सिद्धांत बनाया जिसका हम बोलते हैं कोशिका सिद्धांत। तो उसके हिसाब से क्या होता है, पहला, सभी सजीव कोशिकाओं के समूह और अंतः कोशिकाएं पदार्थों से बनते हैं, ठीक है। तो जितने भी सजीव हैं, जो भी जीवित हैं, वो कोशिका से बनते हैं, है ना, कोशिका के समूह से बनते हैं और फिर अंतः कोशिकाएं पदार्थों से बनते हैं। सेकंड, कोशिका जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला है, जो भी कोशिका है वो क्या है, संरचनात्मक, ठीक है, मतलब कि स्ट्रक्चरल, वो क्या करता है, आपका संरचना बनाता है ना। और क्या है, क्रियात्मक, कि वो कैसे फंक्शन करेगा वो बताता है। तीसरा क्या है, सभी कोशिकाएं पहले से उपस्थित कोशिकाओं से पैदा होती हैं। तो जितने भी कोशिकाएं रहती है जो पहले से हैं वही डिवाइड होकर क्या होती है, दूसरी कोशिकाएं बनाती हैं, ठीक है। तो यही क्या है, आपका 3 ठोक बेसिकली क्या था, सिद्धांत दिया गया था। आई होप कि आपको ये क्लियर है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोशिका सिद्धांत कोशिका के बारे में हमारी समझ को कैसे स्पष्ट करता है, अपने शब्दों में लिखे, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो भी क्या रहेगा, आप इसी को अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि जितने भी सजीव हैं वो क्या रहते हैं, कोशिकाओं के समूह से बनते हैं, है ना। सेकंड, आप लिख सकते हैं कि वो क्या है, रचनात्मक और क्रियात्मक है। और तीसरा आप क्या लिख सकते हैं कि वो क्या रहते हैं, पहले से जो प्रेजेंट रहते हैं उसी से वो डिवाइड होके बनते हैं, ठीक है। तो आपको अपने शब्दों में उसको लिखना है। दूसरा, क्या विज्ञान के किसी भी सिद्धांत को किसी व्यक्ति विशेष या 2 व्यक्तियों की देन माना जा सकता है, क्यों या क्यों नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर होगा नहीं, क्योंकि कुछ भी विज्ञान है, जो सिद्धांत है ना, वो क्या रहते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक का ऑब्जर्वेशन को देखते हैं, जो उन्होंने लिखा ये सारी चीज़ें, फिर उसके बाद क्या होता है, कुछ सिद्धांत आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नहीं आ जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोशिकाएं अक्सर छोटी होती हैं, बड़ी नहीं, क्यों, ठीक है। तो मोस्टली हम देखेंगे कि जितनी भी कोशिकाएं होती हैं मोस्टली आपको क्या देखने को मिलेगा, इतनी छोटी होती हैं कि वो आप सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख सकते हैं। उसके लिए क्या यूज़ करना आपको कौन सा सूक्ष्मदर्शी यूज़ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, है ना, जो बहुत छोटे से छोटे चीज़ों को वो बड़ा करता है, उसमें आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसमें हमको पता चलता है कि मोस्टली जो कोशिकाएं रहती है उसकी आकार क्या होती है, छोटी रहती हैं, बड़ी क्यों नहीं रहती है, ठीक है। उसका कारण क्या है, उसको हम यहाँ पर देखेंगे। तो विभिन्न पदार्थों का अवगामन कम दूरी कम समय में होता है, तो ऊर्जा भी कम खर्च होती है, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, छोटा सा आपका सेल है, ठीक है, तो उसमें भी क्या होगी, जो भी पदार्थ आ रहा है जा रहा है, उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो भी काम करते हैं उसके लिए हमको ऊर्जा चाहिए। तो आना जाने में जो भी काम रहेगा, ठीक है, अगर छोटी है तो जल्दी से जाएगी, जल्दी से आएगी, और उसकी ऊर्जा आपको क्या लगेगी, कम लगेगी, है ना। जैसे कि आपको बहुत ज़्यादा डिस्टेंस में जाना है तो ज़्यादा चलना पड़ेगा, मान के चलिए, तो ज़्यादा ऊर्जा लगेगी। अगर वही छोटा रहेगा तो आपको कम ऊर्जा लगेगा, कम समय लगेगा, है ना। तो इसलिए मोस्टली क्या होता है, जो आपका क्या बोलते हैं, जो सेल रहता है वो क्या होता है, छोटा रहता है, ना कि बड़ा रहता है। यह तभी संभव है जब कोशिका का आकार छोटा हो, है ना। तो ऊर्जा भी कम खर्च कब होगा, जब उसका आकार क्या हो जाएगा, छोटा होगा, ठीक है। तो आइए इसे गणितीय रूप से समझने का प्रयास करते हैं। तो इसे हम क्या है, ये तो थियोरिकल था, इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा मैथमेटिकल वे में समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका, है ना, अर्धव्यास मिलीलीटर, यानी कि रेडियस दे दिया हुआ है कितना, 0.51, 1.53, 3.5। फिर सहाती क्षेत्रफल, है ना, मतलब कि उसका अगर ये आपका व्यास है तो उसका क्या बोलते हैं, क्षेत्रफल, है ना। तो ये कितना दिया हुआ है, सरफेस एरिया आपका 3.14, 12.6, 28.2, 113.4, 153.8, ठीक है। आयतन वॉल्यूम हम देखते हैं तो 0.5, 4.1, 14.0, 112.5, 117.0, ठीक है। तो सहाती क्षेत्रफल एवं आयतन का अनुपात, अगर हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों का, है ना, सरफेस एरिया देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं, आपका आयतन देख रहे हैं, ठीक है। तो दोनों में क्या आपका रहेगा, तो सबसे पहले तो हमको पता है कि हम क्या कर रहे हैं, कभी भी व्यास को बढ़ाएंगे, ठीक है, आपका व्यास को बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका
सरफेस एरिया भी बढ़ेगा, है ना। उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, कितना बढ़ता है आपका दुगना, है ना। मतलब कि आप जानते हैं कि सरफेस एरिया को आप कैसे कर दर्शाते हैं, मीटर स्क्वायर से दर्शाते हैं। तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा, साथ में इसके अंदर क्या रहता है, इसका घनात्मक, है ना। ये तो सतह ही बढ़ेगा, मतलब कि सिर्फ सतह में बढ़ेगा, लेकिन इसका जो अंदर का रहता है वो घनात्मक बढ़ता है ना। वॉल्यूम जो आयतन है वो क्या रहता है, उसका लेंथ भी बढ़ता है, लंबाई भी बढ़ता है, चौड़ाई भी बढ़ता है, और क्या बोलते हैं मोटाई भी बढ़ता है ना। तीनों बढ़ता है। तो इसको हम मोस्टली क्या करते हैं, क्यूब से दर्शाते हैं। जैसे मीटर में है तो मीटर क्यूब हम दर्शाएंगे। तो आप देख सकते हैं कि जब हम व्यास को बढ़ा रहे हैं तो क्या बोलते हैं, उसका जो सतही क्षेत्रफल है वो दुगना पड़ रहा है, जबकि आयतन उसका क्या हो रहा है, तिगुना पड़ रहा है ना। आप ये देख सकते हैं। तो अब क्या होगा कि अगर इसका सरफेस बढ़ रहा है तो वो क्या रहेगा, ज़्यादा आने जाने में ज़्यादा खर्च लगेगा, प्लस इसको भी क्या करना रहेगा, ज़्यादा इसको खाने की ज़रूरत रहेगी, पदार्थ ज़्यादा रहेंगे तो इसमें क्या रहेगा, पोषण ज़्यादा लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको और अच्छे से समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। उपर्युक्त सारणी के आधार पर निम्नलिखित सवालों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर हमने क्या देखा है, तीनों का क्या बोलते हैं सारणी दिया हुआ था, है ना। आयतन का दिया हुआ था, आपका अर्धव्यास मतलब कि रेडियस दिया हुआ था, और सतही क्षेत्रफल और दोनों का अनुपात, ठीक है। अलग अलग सेल में आप देख सकते हैं अलग अलग है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इनका निकालेंगे तो 6.1 है ना आपका, और क्या बोलते हैं 3.1, 2.1, 1.1, ये सारे उसके क्या है, अनुपात हैं। तो इसी को देख के आपको क्या करना है, कुछ क्वेश्चन है जिसको आपको आंसर करने हैं। यदि कोशिका का व्यास बढ़ रहा है तो कोशिका के आयतन एवं सतही क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। तो जैसे ही व्यास हम बढ़ा रहे तो आयतन उसका द्विगुना बढ़ रहा है, और जबकि आपका क्या बोलते हैं सतही क्षेत्रफल दुगुना बढ़ेगा। ठीक है, क्या सतही क्षेत्रफल एवं आयतन के अनुपात का कोशिका के व्यास से कोई संबंध है? हाँ जरूर है। वो कब बढ़ेंगे, जब उसका व्यास बढ़ेगा तब जाके आप उसका सतही क्षेत्रफल या तो फिर आयतन उसमें बढ़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यदि कोशिका का सतही क्षेत्रफल अधिक होगा तो बाहरी वातावरण में उपस्थित पदार्थों के कोशिका से संपर्क की मात्रा भी बढ़ जाएगी, है ना। जैसे कि यहाँ पर है तो कोशिका ये है तो वहाँ पर जो रहेगा उसकी भी क्या रहेगी, ये भी बढ़ जाएगी, सरफेस एरिया भी। हमने पढ़ा भी है कि आकार में वृद्धि होने से आयतन की तुलना में सतही क्षेत्रफल में कम वृद्धि होती है। ऐसी स्थिति में कोशिका में पदार्थ के अंतर्ग्रहण की मांग सतह द्वारा पूरी नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा था कि आकार में वृद्धि होगी तो आयतन की तुलना में जो सतही क्षेत्रफल में कम वृद्धि हो रही है ना, हमने पढ़ा ही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, डबल, है ना, बढ़ रहा है। जबकि यहाँ पर इसका अगर हम वॉल्यूम देख रहे हैं तो ट्रिपल बढ़ रहा है। तो यहाँ पर क्या है, ट्रिपल बढ़ रहा है, पदार्थ को पोषण की ज़रूरत पड़ेगी और इधर क्या होगा, वो उतना सप्लाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में कोशिका में पदार्थों के अंतर्ग्रहण की मांग हाँ जैसे कि क्या हो रहा है, बढ़ जाएगी, और ये क्या रहेगा, उतना पूरा नहीं कर पाएगा। वह जैविक क्रियाओं की गति धीमी हो जाएगी। ठीक है, तो जो भी उसका क्या रहेगा, क्रिया रहेगा, जैविक क्रिया, वो कम हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, है ना, शुतुरमुर्ग का अंडा है या फिर सिंपल अंडा है, तो वो जब परिपक्व हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो वो क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, जिसके वजह से क्या हो जाता है, उनका कार्य क्या हो जाता है, धीमी हो जाता है। ठीक है, तो उसी प्रकार क्या हो जाएगा, अगर हमारा व्यास बढ़ेगा, बड़ा होने की वजह से, है ना, वो क्या है, जो क्या बोलते हैं अंडा है, वो भी क्या है आपका, देख सकते हैं, वो भी आपका कोशिका है, लेकिन वो बड़ा है। बड़ा होने की वजह से क्या है, उसका आपका सतही क्षेत्रफल बड़ा होगा, उसका वॉल्यूम बड़ा होगा, जिसके वजह से क्या होता है, वो बहुत ही ज़्यादा धीमी हो जाती है। उसी प्रकार अगर यह हमारा व्यास बढ़ेगा तो जो भी जैविक क्रियाएँ हैं वो भी क्या हो जाएंगी, धीमी हो जाएंगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज का वो क्या है, क्या कोशिकाएँ चपटी ही होती हैं। ठीक है, आर सेल फ्लैट्स। तो इसमें बोला जा रहा है क्या सेल चपटी होती हैं। ठीक है, तो ये ऐसा है कि नहीं है, देखते हैं। तो बेसिकली हम देख सकते हैं कि या तो आपका क्या रहता है, द्विआयामी रहता है ना। आप मोस्टली द्विआयामी यानी कि 2 डायमेंशन में देख सकते हैं, है ना। मोस्टली वो 3 डायमेंशन का होता है। क्या होता है आपका, त्रिआयामी होता है। ठीक है, 3D होता है। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मोस्टली 3D में क्या रहेगा, आपको मोटाई, चौड़ाई और क्या बोलते हैं लंबाई दिखाई देगी। लेकिन बेसिकली इसमें क्या होता है, जब आप सेल को देखते हैं तो आपको लंबाई दिखाई देती है और चौड़ाई दिखाई देती है, मोटाई दिखाई नहीं देती, इसलिए आपको वो कैसे दिखाई देता है, चपटा दिखाई देता है। ठीक है, असल में एक्चुअली में वो क्या है, 3 डायमेंशन है ना। उसमें आपको चौड़ाई, मोटाई और क्या बोलते हैं
लंबाई तीनों दिखाई देगी। कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे हम कोशिका की मोटाई का अध्ययन कर सकते हैं। जैसे अंडे एवं सतरे की कोशिका में भी हम कोशिका की लंबाई, चौड़ाई एवं मोटाई का आभास प्राप्त कर सकते हैं। और हम वो किस आधार पे बोल सकते हैं कि वो 3D है, क्योंकि हम कुछ कोशिका है जिसमें हम मोटाई का अध्ययन कर सकते हैं। एग्जाम्पल में दिया हुआ है अंडा, संतरे की कोशिका है ना, जिसमें हम तीनों लंबाई, चौड़ाई और उसकी मोटाई देख सकते हैं। तो इसलिए आपका क्या है, जो सेल फ्लैट नहीं है बल्कि वो क्या है, गोलाकार है। ठीक है, तो इसमें ये चैप्टर हो गया आपका कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं कि कोशिका में जितने भी क्या होते हैं, कार्य होते हैं, है ना। जैसे उत्सर्जन हो गया है, आपका क्या बोलते हैं, डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, वो सारे क्या होते हैं, कोशिका के अंदर ही होते हैं। और कोशिका में जितने भी उसके क्या होते हैं, अंग होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। इसलिए कोशिका को क्या बोला जाता है, सजीव का क्रियात्मक इकाई बोला जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि आखिर में हमने इस लेसन में क्या क्या सीखा है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है ना। वही क्या करती है, किसी भी जीव को संरचना को बताती है और उसकी क्रिया का निर्धारण करती है। ठीक है, सेकेंड, कोशिका की खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने की। तो सबसे पहले क्या बोलते हैं, कोशिका की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी, है ना। कॉर्क में कोशिका के चारों ओर एक लचीली चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है ना। तो कोशिका के चारों ओर क्या होती है, आपकी एक झिल्ली होती है जो लचीली है ना, इलास्टिक होती है ना। वो क्या बोलेगी, किसी पदार्थ को ही अंदर आने देगी, कोई सही पदार्थ को क्या बोलती है, जाने देती है। इसलिए वो क्या रहती है, चयनात्मक रहती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन। पौधों, कोशिका झिल्ली बोलते हैं जिसे। पौधों की कोशिका झिल्ली के चारों ओर सेलुलस से बनी कोई हुई कोशिका भित्ति होती है ना। जैसे कि क्या है, आपका ये जंतु में आपको क्या मिलेगा, कोशिका झिल्ली मिलेगी। लेकिन क्या बोलते हैं, पादप कोशिका में क्या रहती है, एक और झिल्ली पाई जाती है जो कि सेलुलस से बनी रहती है, जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं। ठीक है, यूकार्योटिक कोशिका में केंद्रक दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ठीक है, यूकार्योटिक कोशिका में क्या रहता है, जो केंद्रक रहता है वो 2 झिल्ली का बना रहता है। लाइसोसोम दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका अंग है। ठीक है, तो आप लाइसोसोम देखेंगे तो वो कैसा है, आपका दोहरी झिल्ली युक्त रहता है, जिसमें कई प्रकार के पदार्थों के पाचन हेतु एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, और वही लाइसोसोम में क्या पाया जाता है, कुछ एंजाइम पाए जाते हैं जो कि क्या करते हैं, आपके पाचन के लिए हेल्प करते हैं, है ना। मतलब कि जो भी बाहर से फॉरेन पदार्थ आता है उसको खाने का काम करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको उतना समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। गोल्गी काय में पदार्थों के पैकेजिंग के कार्य संपादित होते हैं, है ना। तो जो गोल्गी काय रहते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा था कि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन किस में जाता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के नली में जाता है। ठीक है, सॉरी, वो क्या रहता है, वो जुड़ जाता है और उसके गुहा में जाता है, कैविटी में जाएगा, उसके बाद वो गोल्गी बॉडी में जाएगा, गोल्गी बॉडी उसका पैकेज बनाता है, फिर अलग अलग अंगों में उसको भेजता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आपका गोल्गी काय में ही पैकेजिंग का कार्य संपादित होता है बोला है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा घर है ना। जितने भी वो क्या करता है, आपका ऊर्जा स्रोत है, वहीं से ऊर्जा मिलती है। इसलिए वो आपके में 100 से 1000 तक के एक क्या हो सकता है, प्रेजेंट हो सकता है संख्या में। लवक ऐसे कोशिका अंग है जो केवल पादप कोशिकाओं में होते हैं। ठीक है, तो लवक आपको कहाँ से देखने को मिलेगा, पादप कोशिकाओं में देखने को मिलेगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, रंगीन व रंगीन, है ना। ये 2 प्रकार के हमने देखे थे, एक में रंग होगा, एक में रंगीन होगा। क्लोरोफिल युक्त रंगीन लवक को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, है ना। और क्या बोलते हैं, जो क्लोरोफिल युक्त रंगीन लवक होता है, जो लवक क्या है आपका, क्लोरोफिल है, उसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। इनकी उपस्थिति में पौधे प्रकाश संश्लेषण करते हैं। अगर यही क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा, तभी तो आपका क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण करते हैं और आपका खाना बनाते हैं। प्रोकार्योटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो इसमें क्या बोले जाते हैं, प्रोकार्योटिक कोशिका में जैसे कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या होती है, एब्सेंट रहती है। सिर्फ उसमें क्या पाया जाता है, राइबोसोम पाया जाता है। कोशिकाएं चपटी नहीं होती, है ना। और जो कोशिकाएं रहती हैं वो चपटी नहीं होती है बल्कि गोलाकार होती है। ये त्रिआयामी होती है, 3 डायमेंशन होती है ना। इसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई तीनों देखने को आपको मिल जाएंगे। कोशिका के केंद्रक माइटोकॉन्ड्रिया एवं लवक में आनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो वहाँ पर आपको न्यूक्लियस में, है ना, माइटोकॉन्ड्रिया में और लवक
3 ऐसी चीज़ हैं, पदार्थ हैं जिसमें आपको आनुवांशिक पदार्थ मिलेंगे जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं। आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सीखा समाप्त होता है। हम क्या देखेंगे, कुछ अभ्यास देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सही विकल्प चुनना है। तो पहला क्या है, सेल शब्द देने वाले वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, सेल को किसने बताया था, हमने जस्ट अभी पढ़ा है, क्या, रॉबर्ट हुक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, रॉबर्ट हुक। फिर दूसरा क्या है, कोशिका सिद्धांत प्रस्तावित किया। ठीक है, जो कोशिका सिद्धांत था किसने प्रस्तावित किया था, 3 ठो क्या थे आपके साइंटिस्ट वैज्ञानिक थे। कौन कौन थे, स्लीडन, स्वान तथा विर्चाव, है ना। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, आई होप कि आपको ये दोनों अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, एकल झिल्ली निम्नलिखित में पाई जाती है ना। जो एकल झिल्ली है वो किस में पाई जाती है आपका, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, ना ही आपका माइटोकॉन्ड्रिया में पाई जाती है, ना ही क्लोरोप्लास्ट में पाई जाती है, ना लाइसोसोम में पाई जाती है। दोनों में क्या रहती है, दो झिल्ली आपको देखने को मिलेगी। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चौथा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस एक की कोशिका भित्ति सेलुलस की नहीं बनी होती है। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि इनमें दिया हुआ है आम का वृक्ष, हाइड्रिला, कैक्टस और बैक्टीरिया। तो उसमें बोला जा रहा है कि कोशिका भित्ति सेलुलस की नहीं बनी होती है। तो इसका सही उत्तर क्या है आपका, ए, बैक्टीरिया। ठीक है, उसका क्या रहता है, दूसरे से बना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, प्रोकार्योटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिका अंग है। ठीक है, मतलब कि प्रोकार्योटिक में नहीं हमको माइटोकॉन्ड्रिया, जैसे हमने पढ़ा था, नहीं देखने को मिलता है, लवक नहीं रहता है, लाइसोसोम नहीं रहता है, इसमें सिर्फ क्या प्रेजेंट रहता है, राइबोसोम प्रेजेंट रहते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है, राइबोसोम है। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। यहीं पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है एंड आई होप कि आपको कोई भी डाउट नहीं है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। धन्यवाद।